अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सना खान। प्रोग्राम है दो रुख। चंद अहम खबरों के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जी, बैनुल-अक़वामी पानियों में जहाज़ पर अमेरिकी पाबंदी गैर कानूनी है और ये बहरी कज़ाकी के मुतरादिफ है। ईरानी फ़ौज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद की दावत पर 48 घंटों में सऊदीया जाएंगे। ईरान से जंग बंदी बरकरार है, ईरान अपना तेल नहीं बेच सकेगा। सदर ट्रंप दोबारा जंग की तरफ नहीं जाएंगे। वो समझ चुके हैं कि इन्हें जंग शुरू ही नहीं करनी चाहिए थी। द इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट। सिक्योरिटी इदारों ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के जासूसी करने वाले 3 अफराद गिरफ्तार कर लिए हैं। ये जी चंद अहम खबरें। इन खबरों को मौजू बना के आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है जी खालिद घुमन साहब, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। उनके साथ मौजूद है जी सुहेल गुल साहब, जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। और जी हमारे साथ पीपल्स पार्टी से खान बहावल इसहाक बलोच साहब मौजूद हैं। इनके साथ मौजूद है जी नसरीन अख्तर साहिबा, जो कि तजिया निगार हैं। इन तमाम लोगों को इनसे ओपिनियन लेते हैं, इनसे पूछते हैं कि मुज़ाकरात चल रहे थे इस्लामाबाद में, उसके बाद मुज़ाकरात तो ना अपने आखिरी अख्ताम तक पहुंच सके, मगर बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिवली क्लियर हो चुकी हैं कि अब शायद दोबारा फिर कहीं बैठेंगे या बैठेंगे नहीं बैठेंगे। मगर वो जो एक रूड बिहेवियर था दोनों तरफ से इतराफ से, उसमें कुछ थोड़ा सा नरमी महसूस होती है। क्या चल रहा है, क्या मामला है? जी खालिद घुमन साहब, आप क्या कहेंगे कि बैनुल-अक़वामी पानी पे पाबंदी लगा दी गई है, ईरान के साथ जो मामला चल रहा है, अगर मुफाहमत की टेबल पे ही बैठना था और समझ भी आ रही है कि अब हम शायद मजीद जंग को कंटिन्यू नहीं करेंगे, फिर इस तरह की पाबंदियां लगा के बाउंड करके चीजों के ऊपर इजारादारी जाहिर करना, इसका क्या कॉन्सेप्ट, क्या आपको क्या समझ आता है इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया इस पे बात करने का। बात यह है कि 1945 से पहले एक होती थी नेशन ऑफ लीग या लीग ऑफ नेशंस था, तो वो भी इन्हीं वजूहात पे नाकाम हुई थी, वर्ल्ड वार 2 रोक नहीं सकी थी। तो अभी भी मैं समझता हूँ कि एक जो तासुर है या जो एक मामला चल रहे हैं ईरान के, अमेरिका के, इसराइल के और आगे जो उनके अलाइज बन रहे हैं, उनके साथ ये भी वर्ल्ड वार वाली ही सिचुएशन बन रही है। इस सारे मामले में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को मौका दिया, चीफ हमारे जो फील्ड मार्शल हैं उनके तवसत से और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के तवसत से मौका दिया कि हम एक सालिस बनकर सामने आए और इस एक हट दर्मी को, एक हट दर्मी आप समझ सकते हैं कौन कर रहा है उसको, और एक अपने हकूक की जंग को, उन दोनों लोगों को हमने इकट्ठा बिठा दिया। और आज इस मौके पे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह एक दूसरे से बात हुई, जो कि पहले कभी 1971 में हुई थी, बल्कि उससे भी पहले, मुझे एग्जैक्ट शायद डेट याद नहीं है, उससे भी पहले एक मौका बना कि अमेरिका और आज 45 साल बाद एक दूसरे के साथ आप बैठे हैं और मामलात को हल करने के लिए बैठे हैं। मैं समझता हूं कि बहरहाल बर्फ तो पिघली, लेकिन अब ये जो हरकत है कि हम, जो बात आपका सवाल है कि पानियों पे कब्जा, उसके पास अगर लीगली देखा जाए इंटरनेशनल जो लॉ है उसके मुताबिक, तो उसके पास राइट नहीं है। यहाँ पे 193 ममालिक की एक लीग मौजूद है जिसका नाम यूनाइटेड नेशन है। मैं समझता हूं कि एक अदर वे भी मौजूद है। ये तो चले हम सालिस बन गए, हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले को लेके चले आगे। भी आप बता रही हैं कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने भी बतौर सालिस हमें बुलाया है कि किस तरह से इसको आगे लेके चलें, क्या मुहरकात हुए, क्या मामलात हुए, किस वजह से डिसएग्रीमेंट हुआ। डिसएग्रीमेंट तो नहीं कह सकते कि एग्रीमेंट अभी नहीं हुआ, वो क्योंकि ना उन्होंने कहा है अमेरिकन ने, जेडी वैंस ने, ना इन्होंने ईरानियन ने कहा है कि हमारे मुज़ाकरात खत्म हो गए हैं या माहदे को खत्म किया जाता है या माहिदा जो खत्म नहीं हो सका, ये बात नहीं है। अभी मामला चल सकते हैं, चल भी रहे हैं और चलेंगे भी, लेकिन ये धमकी देना एक इंतहाई जो हाई हैंडेडनेस है। मैं समझता हूं कि वो एक मेंबर मुल्क है, अमेरिका एक यूनाइटेड नेशंस का, वेयर वी आर एक्टिंग एंड वर्किंग एंड प्लेइंग अंडर द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, अब उस यूनाइटेड नेशंस का एक चार्टर है, इंटरनेशनल लॉ है, उसके मुताबिक डेफिनेटली अमेरिका जो है वो हाई हैंडेडनेस कर रहा है, इलीगल एक्टिविटी कर रहा है,
तो वेरास हमारे पास ईरान के पास भी, वैसे तो ईरान को आना चाहिए यूनाइटेड नेशंस में, उसको बात को उठाना चाहिए कि ये हाई हैंडेडनेस हो रही है, क्योंकि आबना हरमज जो है वो इसकी अथॉरिटी या इसका राइट या इसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है अमेरिका की, वो ईरान की जुरिस्डिक्शन है, वो ईरान की जो है ना उसकी मुल्की हदूद में आता है। तो इसलिए इसको यूएन में जरूर जाना चाहिए। एटलीस्ट एक फोरम मौजूद है जिसके जेर नजर मैं समझता हूं कि जितने भी सिविलाइज्ड ममालिक हैं उन्होंने अमेरिका का साथ देने से इनकार किया है, और मैं समझता हूं कि 60 ममालिक ने जिस दिन ये सालसी आर्बिट्रेशन यहां पे होने जा रही थी पाकिस्तान में, तो इसको होस्ट करने की खुशी में और इसको अप्रिशिएट करने के लिए 60 ममालिक ने, सिविलाइज्ड ममालिक ने वजीर आजम पाकिस्तान को फोन करके मुबारकबाद दी थी। यानी कि वो 60 ममालिक हैं जिनमें ये ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है और जितने भी ये ममालिक हैं सारे इसमें शामिल हैं कि ये जंग, ये दुनिया अब ऐसी जंगों की मुतहम्मल नहीं है। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि डेफिनेटली इसकी कॉन्डेमनेशन है अमेरिका के लिए। ये असल में तो जो पीछे जो महरक कार फरमाया वो इसराइल है, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद जब जो उसका बड़ा उसको जो लेके चल रहा है उसके मुताबिक ये जो अमेरिका को इन्होंने रोका है या रोकने की कोशिश की है या रुका हुआ है, तो वो डेफिनेटली इसका एक प्रेशर इखलाकी मौजूद है। इसलिए मैं समझता हूं कि ये होगा नहीं। इससे जो उसने देख लिया जो अब्राहम के साथ हुआ, जो उसके बाद जो भी इनके हमला करने आए उन्होंने, ईरान ने जिस तरह से रिटेलिएट किया, उसके साथ ही उनके वेल विशर्स मौजूद हैं, हम भी वेल विशर हैं, अरब दुनिया भी जिनके ऊपर उन्होंने अपनी तरफ से तो अमेरिकन अड्डों पे हमला किया, लेकिन इसके बावजूद उन ममालिक ने जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार किया। और इसका मतलब यही है कि वो लोग उसके साथ हैं, वो लोग चाहते हैं कि अमन बरकरार हो, अमन की सूरत हाल बने, लेकिन अमेरिका जो है अब अपनी जो उसको खफत हुई है उसको मिटाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा और कर रहा है, और यही चलेगा। और तो मेरा नहीं ख्याल कि आगे चल सके, क्योंकि उनका टेबल पे आ जाना ही बहुत बड़ी इस चीज की हमारी फतह है कि यस वो उनका अपना इंटरनल्स भी और एक्सटर्नल्स भी कोई बंदा उसके साथ नहीं है। जी सुहेल गुल साहब, आप क्या कहेंगे? अमेरिका एक तरफ तो बात कर रहा है मफाहमत की, इतनी दूर से ट्रैवल करके पाकिस्तान आना, इस्लामाबाद में बैठना, और फिर जाते साथ ही ऐसी बातें सामने आना कि जी ये तो बहरी कज़ाकी की सूरत नज़र आ रही है कि अगर आप बैनुल-अक़वामी पानियों के ऊपर कब्जा करने की बात करते हो या वहाँ पर अपनी जारादारी चाहते हो, इन तमाम मामलात को कैसे लेते हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जी। देखें, मैं समझता हूँ कि जिस तरह ईरान ने पूरी सिचुएशन को फेस किया है और जिस तरह से उन्होंने मुकाबला किया है, अब मेरा ख्याल से सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनको एक फेस सेविंग चाहिए। उनको इस चीज़ की ज़रूरत है कि किसी तरह वो अपनी आवाम को, अमेरिकन लोगों को ये बावर करवा सकें कि अमेरिका जो है वो फातेह है और वो अपने मकासद पूरे करने में कामयाब हुआ है। लेकिन क्योंकि सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स है और कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी फेस सेविंग डोनाल्ड ट्रंप साहब को मिल नहीं रही, और मैं समझता हूँ कि यही वजह है जिसकी वजह से ये अब सिचुएशन जो है वो बहुत क्रिटिकल हो चुकी है। आप देखें कि यूएस का जो इस वॉर के अंदर जो उनका बजट है और जो उनके एक्सपेंसेस हो चुके हैं वो 11.3 बिलियन डॉलर्स तो एस्टिमेटेड हैं, पहले 6 दिनों में उनके हो गए थे, और मार्च के एंड तक जो एस्टिमेट किया जा रहा है वो 25 to 35 बिलियन डॉलर्स जो है उनका एक्सपेंस पहुंच चुका है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद होने की वजह से ये जो ऑयल इकॉनमी है इस पे ये जो इस वॉर की वजह से ऑयल प्राइसेस अमेरिका में भी इंक्रीज़ कर रही हैं, और जिसकी वजह से आपने देखा है कि 8 मिलियन अमेरिकन जो हैं उन्होंने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ जो है उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशंस की हैं वहाँ पे, और ऑयल प्राइसेस इंक्रीज़ के ख़िलाफ़ उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशंस की हैं। और इसके साथ साथ क्योंकि यूएस का मिड टर्म इलेक्शन जो है वो करीब आ रहा है, और उसमें इस वॉर की वजह से, क्योंकि अमेरिकन मेजॉरिटी ऑफ द अमेरिकन पीपल एंड इवन द senators of the ruling party in America,
दे आर ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू कि ये सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये इसराइल के कहने पे और नेतन्याहू के कहने पे ये जंग शुरू की है, ये अमेरिकन की जंग नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इस वक्त ऐसी एक बंद गली में फंस चुके हैं कि मिड टर्म इलेक्शंस उनके सर पे हैं, और इस सूरत हाल में उनको एक कोई ऐसी फेस सेविंग चाहिए जिससे वो अपना जो एक वो वोटर बेस है उसको बचा सकें और ये बावर करवा सकें कि वो जंग के फाते हैं। इसी वजह से मैं समझता हूँ कि अब मेरा ख्याल है अमेरिका और ख़तरनाक होगा इस सिचुएशन में कि वो एक डूबता आदमी जो है वो कुछ भी कर सकता है। और जहाँ तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की बात है तो बिल्कुल देखें कि ये भी मैं समझता हूँ कि ईरान की एक फतह है कि उन्होंने यूएस डिमांड्स जो हैं, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करने के लिए यूरेनियम इनरिचमेंट को मिनिमाइज करने तक थी, उसको उस इशू को वहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पर ले आया। तो ईरान के पास तो इतना बड़ा हथियार आ गया, और मेरा ख्याल है इस वॉर ने ये ईरान को बावर करवा दिया कि हमारे पास तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस जो है वो एक न्यूक्लियर वेपन से भी बड़ा हथियार है। तो मेरा ख्याल है ईरान भी उसको इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। और जो दुनिया की सिचुएशन बन रही है, जिस तरह कल का टर्किश प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान का जो बयान है, और जिस तरह से पाकिस्तान सऊदीया के साथ एक डिफेंस पैक्ट में है, अगर ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो ये बिल्कुल दिस कैन लीड इनटू अ वर्ल्ड वॉर 3, और ईरान खुदा ना ख्वास्ता एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बन चुका है, और सब पूरी दुनिया को इस बारे में सोचना चाहिए। और जहाँ तक घुमन साहब ने बात की कि यूनाइटेड नेशंस को अपना रोल प्ले करना चाहिए, तो यूनाइटेड नेशंस तो मेरा ख्याल है जब से उसका क़याम हुआ है वो आज तक कोई जंग नहीं रुकवा सकी। और यूनाइटेड नेशंस भी अपना क्या रोल प्ले करे जब सदर डोनाल्ड ट्रंप यूनाइटेड नेशंस का रोल मानने को तैयार ही नहीं है, और उसके पैरेलल उन्होंने एक पीस बोर्ड बना दिया जिसका हम भी हिस्सा सैडली बने हैं। मेरा नहीं ख्याल कि जिस जगह पे इसराइल बैठा हो हमें भी उसमें बैठना चाहिए, लेकिन चलें वो एक अलग बात है। तो यूएन का तो रोल, सदर डोनाल्ड ट्रंप तो कहते हैं कि अमेरिका निकल जाए, अमेरिका इसकी फंडिंग रोक दे तो यूनाइटेड नेशंस की तो कोई वैल्यू ही नहीं रहती। और जिस तरह से नेटो से बाहर निकलने की बातें हो रही हैं, और सदर डोनाल्ड ट्रंप को जो सुबकी हासिल हुई है कि उसके नेटो मुबालिक जो उसके एलाइज हैं वो उसका साथ देने को तैयार नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसी सूरत हाल है कि जो पाकिस्तान का बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त रोल रहा है, और मैं बिल्कुल बहुत खुशाइंद है, हुकूमत को भी मुबारकबाद देता हूँ और खुश हूँ कि पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले किया है निगोशिएशंस के अंदर, और इनको चलें एक टेबल पे बिठाया तो है। लेकिन मैं बड़ा इस बारे में हूँ कि ये आगे जो सिचुएशन डेवलप हो रही है इसको समझदारी से टैकल ना किया गया तो ये कोई बड़े साने का सबब बन सकती है। अच्छा सुहेल गुल साहब, एक ऑन अ लाइटर नोट मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि आपके नाम से ना फेमिलियर एक और नाम है आपकी तहरीक से ही मिलते जुलते, उन्होंने सुहेल गिल है जी। नहीं सुहेल गिल है ना, तो गिल के साथ ही फेमिलियर सा एक और नाम है जिन्होंने ये कहा है कि जी झंडे इस्त्री करके नहीं लगाए हुए थे, दैट्स वाई जो मुफाहमत होनी थी ना वो नहीं हो पाई। क्या इस तरह के ओपिनियंस इस टाइम पे करने चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं करने चाहिए जी। मैं देखें हमारी पार्टी बहुत इस मामले में, ये हमारा कोई पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये कोई हमारी सेंट्रल इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ऐसी चीज़ें नहीं आई। हमारी पार्टी के अंदर भी बिल्कुल ऐसे कंसर्न्स हैं कि ऐसे हालात में, ऐसी सिचुएशंस में हमें जो है अवॉइड करना चाहिए ऐसी नहीं, बल्कि बहुत तारीफ की गई। इनफैक्ट उस दिन मैंने प्रोग्राम किया गया, आप लोगों का कोई वहां पर इज्तिमा था इस्लामाबाद में उसी लोकेशन के ऊपर, तो आप लोगों ने, हुकूमत ने आपसे बात की, उस पर राना सनाउल्लाह ने भी अप्रिशिएट किया, और इस प्रोग्राम में भी आपकी बड़ी यहाँ पर तारीफ की कि पीटीआई ने इस वक्त मुहिब्बे वतन होने का जो ना वो हक अदा कर दिया कि इस टाइम कोई कंट्रोवर्सी बाहर नहीं निकलनी चाहिए। सना देखें, इसमें हम एक मुहिब्बे वतन जमात हैं। हमारा स्टेट, हमारी जो है जहाँ पर पाकिस्तान है वहाँ पर हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने हमेशा ऐसी सिचुएशन में अच्छा रोल प्ले किया है, चाहे वो पाकिस्तान इंडिया की जंग हो,
आप देखें जैसे ही ट्विटर उस टाइम खोला गया तो जिस तरह पाकिस्तान तरीके इंसाफ के यंगस्टर्स ने और जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं हमारे पाकिस्तान तरीके इंसाफ में जिस तरह उन्होंने बयानिए को उठाया पाकिस्तान के हक में, तो वो भी काबिल सताइश था। और अब भी आपने देखा है कि हमने अपना जलसा मुलतवी किया। आप पीटीआई के सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर देखें जिस तरह से इन निगोशिएशंस को वेलकम किया गया और हुकूमत पाकिस्तान के इस रोल को सराहा गया। सर ऐसे यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स को क्या कहेंगे जो आउट ऑफ द कंट्री बैठ के पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचा रहे? आप खुद क्या कहेंगे? रिस्पेक्टफुली मैं माफी चाहूंगा, मैडम नौरीन नियाजी की भी आज की एक स्टेटमेंट है जो बड़ी ही इम्बैलेंसिंग स्टेटमेंट है, जिसपे बंदा क्या कह सकता है। लेकिन मैं हैरान हूं कि माशाल्लाह मेरे भाई इतनी अच्छी बात कर रहे हैं। देखें घुमन साहब, बात यह है कि मैं जहाँ ये बातें हुकूमत को सराह रहा हूँ, उनकी अच्छी जो चीज़ है उसको क्रेडिट दे रहा हूँ, मैं वहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि हम पीस कीपिंग अगर कर रहे हैं तो हमें अपने घर में भी पीस कीपिंग को फरोग देना चाहिए। हम सब पाकिस्तानी हैं, इस पाकिस्तान के अंदर एक ग्रैंड डायलॉग की ज़रूरत है, चीज़ों को कूल डाउन करने की ज़रूरत है। देखें जी, हमारे मुल्क में आप नौरीन नियाजी साहब के बयान साहिबा के बयान की बात कर रहे हैं, हमारे मुल्क में प्रॉब्लम्स तो हैं ना। हमें हमारे मुल्क के अंदर तो जंग, तो एक जो इकोनॉमिक जंग लगी हुई है वो तो इस जंग से भी शायद बड़ी है। आप हमारे इकोनॉमिक हालात देखें कि हम सिर्फ आईएमएफ का लोन जो है $7 बिलियन का लोन हमने सिर्फ आईएमएफ को देना है। टोटल $133 बिलियन का हमें एक्सटर्नल डेट है जिसके अंदर हमने जहां देने होते हैं ना पैसे, जिन्होंने हमसे लेने होते हैं हम उनको दे भी देते हैं। ठीक है जी, उन्होंने दिए हैं तो हमने वापस उनको देने हैं, अच्छी बात है। लेकिन अच्छा नहीं सर, बस ओपिनियन अपना ये बता दें कि जो आउटसोर्स, जो लोग आउट ऑफ कंट्री बैठ के इस तरह की बातें कर रहे हैं, उनके लिए क्या आप क्या कहेंगे? देखें जी, जहाँ पे पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान की इज्जत की बात है, वो भी पाकिस्तानी है और उनको भी सोचना चाहिए कि हम कम से कम कोई मौका तो छोड़ दें जिसके अंदर हम सियासत ना करें। तो मैं तो बिल्कुल एज ए पाकिस्तान तरीके इंसाफ का वर्कर और इमरान खान का स्टूडेंट होते हुए मैं ये कहता हूँ कि हमारी पार्टी का बिल्कुल ये हमारे पार्टी के लाइन के अगेंस्ट है। और हमारी पार्टी की लाइन वही है जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के एक्स अकाउंट से पोस्ट किया गया है इन नेगोशिएशंस के को, जो हमने खुशाइंद और वेलकम किया है। और जो हमारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, जो उसकी तरफ से स्टेटमेंट आई है, वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की स्टेटमेंट है। और अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के नाम से कोई भी उठ कर दुनिया के कहीं भी मुल्क से अगर कोई ऐसी बात करता है तो उसका पार्टी से कोई लेना देना है। बड़ी बात है जी। खान साहब आप क्या कहेंगे? एक तरफ तो बात की जा रही है जी, टेबल पे बैठ जाते हैं, अमन की पैगाम दिए जा रहे हैं, हमने सुना हुआ था डूबते को तिनके का सहारा, मगर यहाँ पर तो वो बहरी कज़ाक बनने को आ गए हैं। और एक तरफ अपनी शायद कंट्री को ये दिखा रहे हैं कि हमने जी जीत लिया, हमने फतह हासिल कर ली, और दूसरी तरफ वो उनके अपने अखबारात उनके बारे में लिख रहे हैं कि ये नुकसानदेह है, वो दोबारा इस तरह की जंग की तरफ नहीं आना चाहेंगे, ट्रंप साहब इस तरह की चीजें नहीं। ये क्या चल रहा है यहाँ पर, क्या कहेंगे आप इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। ईरान कन्वेड अ वेरी स्पेशल मैसेज टू द होल वर्ल्ड इन दिस वार। हुसैन ना रहे, हुसैन का घर ना रहा। ये जो वार है ईरान की, ईरान ने जो मैसेज हमें दिया है पूरी दुनिया को, हुसैन ना रहे, हुसैन का घर ना रहा, मगर इसके बाद ज़ालिमों का डर ना रहा। ये एक जो जंग जो अब ये शुरू हुई है, इसमें आप देखिए जो पाकिस्तान में डेलीगेशन ईरान का आया और उसके साथ जो अमेरिका का आया, उसका अगर कंपैरिजन किया जाए तो ईरान के डेलीगेशंस में इकोनॉमिस्ट भी थे, उसमें पॉलिटिशियंस भी थे, उसमें टेक्नोक्रेट्स भी थे, उसमें उनके फॉरेन मिनिस्टर भी थे। जो संजीदगी का लेवल है वो आप उसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका के डेलीगेशंस में उनके वाइस प्रेसिडेंट और उसके बाद बाकी उनके कुछ दीगर लोग थे, लेकिन ईरान इस मामले में बेहद संजीदगी का उन्होंने मुजाहरा किया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जो किरदार इस जंग से पहले और इस जंग के बाद और अब तक ये बेनतीजा होने का जो मैं समझता हूँ कि जो मेन जो वजह है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब की गैर संजीदगी है। कि हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि अगर हम बतौर आर्बिट्रेटर इसमें इन्वॉल्व हुए तो हमें डोनाल्ड ट्रंप से तहरीरी तौर पे हमें ये सारी चीज़ें, और डोनाल्ड ट्रंप को मैं समझता हूँ कि बैठना चाहिए और उनके सामने बैठ के, क्योंकि उनके वीपी आए, उन्होंने यहाँ पे बात की है, उनकी बात के बावजूद ये भी बात एक ब्रेकिंग न्यूज़ में आई और ये ब्रेक हुई है कि नेतन्याहू की कॉल जब डोनाल्ड ट्रंप साहब को हुई है उसके बाद ये मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म हुए। उससे पहले ये किसी भी तरफ ये इसका रिज़ल्ट पॉजिटिव जा रहा था। और जिस तरह से गिल साहब ने बात की
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मैं बिल्कुल इस बात को एक ऐड करना चाहूँगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कि नेशनल असम्बली में जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मुस्बत किरदार अदा किया जब डेलीगेशंस गए गवर्नमेंट का अपोजिशन के पास, तो उस दिन 9 अप्रैल गालबन 9 अप्रैल को था इनकी जो कॉल थी एहतजाज की, तो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के लिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मुस्बत कदम उठाया, मैं भी इनको मुबारकबाद देता हूँ। पाकिस्तान की जमातें अपोजिशन में आज ये हैं कल हम होंगे, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, हम एक ही मुल्क के रहने वाले हैं। तो मैं बतौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक वर्कर के इनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि इस तमाम की तमाम जो ये कामयाब जो ये एक हमने यहाँ पे इवेंट किया है उसमें देखिए उसका रिजल्ट कुछ भी अब ये बेनतीजा हुए, इसमें इसको हम नाकाम नहीं कह सकते, ये इसको ख़त्म होना नहीं कह सकते। जिस तरह से आपने बात की कि सऊदीया में हम जा रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, तो इसको एक ये इसको आप सेकंड फेज़ का नाम दे सकते हैं कि इसको हम पाकिस्तान एक मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। और 193 ममालिक देख लें या आप 60 ममालिक देख लें कि पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसने होस्ट किया है कितने बड़े मामले को और पाकिस्तान पे एतमाद किया है दोनों मुल्कों ने। तो ये पाकिस्तान की फतह, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों की फतह है। और सबसे बड़ी बात ये कि बड़े पीसफुली जो है ना ये चीज़ें वाइंड अप हुई हैं जो भी जी नसरीन साहिबा, आप क्या कहेंगी बैनुल-अक़वामी पानियों पर जहाज़ों पर पाबंदी लगाना, और इसे बहरी कज़ाकी कहेंगे। एक तरफ आप बातें कर रहे हैं कि हम अमन चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि लड़ाई हो, इख्तिलाफ हो, जंग हो, और दूसरी तरफ आप इस तरह के हटकंडे इख्तियार कर रहे हैं कि जिससे दूसरा बंदा खुद ही इरिटेट हो जाए, कोई ना कोई आगे से जवाबी हमला करे। क्या कहेंगी आप इस बारे में? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. First of all, I will thank you for giving me the opportunity to be at this prestigious forum. और बाकी as far as your question concerns, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान को जो अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है दुनिया में, उस पर मैं अल्लाह का भी शुक्र अदा करती हूँ। पाकिस्तान की जो क़यादत है उसका भी शुक्रिया अदा करती हूँ। अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में इज़्ज़त से नवाजा, अल्लाह ताला ने हमें इतनी इज़्ज़त अफजाई दी हमारी की। आप देखें थोड़ा सा पहले ये था कि पाकिस्तान का ये इतनी बड़ी बात है, पाकिस्तान का थोड़ा सा पहले जो इमेज था वो बड़ा नेगेटिवली पोर्ट्रे किया जा रहा था पूरी वर्ल्ड में कि ये पता नहीं टेररिस्ट को है जो प्रमोट करते हैं, पैटर्नाइज करते हैं। लेकिन अब आप देखें पाकिस्तान ना सिर्फ ये कि अभी थोड़ा सा पहले जो इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अग्रेशन की, अटैक किया, पाकिस्तान ने, पाकिस्तानी आर्मी ने, हमारी क़यादत ने ये साबित किया कि अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान ख़ुद को डिफेंस कर सकता है, डिफेंड कर सकता है, बल्कि दुश्मन को भी मुंह तोड़ जवाब दे सकता है कि आइंदा वो पाकिस्तान की तरफ अग्रेशन के लिए, जारहियत के लिए हज़ारों बार सोचेगा। और आप देखें कि माशाल्लाह दुश्मन ठंडे होके बैठे हुए। अगर ये हालात ना होते तो खुदा ना खास्ता वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो फ्यू डेकेड्स बैक वो वाला पाकिस्तान है। लेकिन ये सब कुछ मुमकिन हुआ हमारी पाकिस्तान की क़यादत की वजह से, जिसमें हमारी जो मिलिट्री की क़यादत है उसका सबसे बड़ा रोल, हमारी जो हुकूमती क़यादत है उसका सबसे बड़ा रोल, सब जो हमारी क़यादतें हैं हमारे हर अदारों की, उनकी जो नेक नियति से अलाइनमेंट है उसकी वजह से हमें सिर्फ पूरी दुनिया में ये इज़्ज़त मिल गई है। सबसे पहले जो हमने इंडियन अग्रेशन का, उनकी इन्वेजन का मुंह तोड़ हमने जवाब दिया। उसके बाद अभी आजकल देखें पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक आंखों का तारा बना हुआ है, सेंटर ऑफ द न्यूज़ है पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। और किसी बैड वो रेफरेंस से नहीं, माशाल्लाह उसकी इज़्ज़त अफजाई है कि हम सुपर पावर्स को होस्ट करें। एक जो हमारी मुमकिना थर्ड वार थी उसको हम रोकने की कोशिश करें, और पाकिस्तान जो है जिसका आज से पहले थोड़ा सा पहले यही मैसेज दिया जाता था कि ये पता नहीं खुदा ना खास्ता दहशत गर्दों में है, खुदा ना खास्ता हम दहशत गर्दों को पैटर्नाइज करते हैं, हम उनके जो है प्रमोट करते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने अपने एक्शन से ये सारी जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा था पाकिस्तान के हवाले से उसको ना सिर्फ
जो है उसको नेगेटिव जो है उसको गलत साबित किया है उसने सारे नेगेटिव प्रोपेगेंडे को, बल्कि अपना जो इमेज है वो माशाल्लाह इतना अच्छा हमारा इमेज जो है उभर के सामने आया कि पाकिस्तान हमेशा जो है अमन का ख्वाह है। और पाकिस्तान ठीक। ये जो अमन है ये सिर्फ ये नहीं कि हम अपनी कंट्री के अंदर अपने हवाले से करते हैं, हम इस काबिल भी हैं कि अपनी कंट्री के अंदर भी हम अमन कायम कर सकें, अपने हमसायों के साथ भी हम अमन के जो है ताल्लुकात वो जी बरकरार बिल्कुल, रख नो सकें। डाउट जी पाकिस्तान ने अपना बड़ा ही पॉजिटिव जी किरदार जो है वो अदा किया और इंशाल्लाह आगे भी जब तक अमन बिल्कुल पूरी दुनिया में नहीं हो जी जाएगा तब तक कंटिन्यू रखेगा। जी खालिद घुमन साहब आप क्या कहेंगे जी? अभी शहबाज शरीफ साहब यहाँ से फारिग हुए हैं, साथ ही उनको कॉल आ गई है, वो जी जा रहे हैं सऊदीया। अब ये बताएं कि वहां जाके इसी वॉर के दरमियान क्या कम्युनिकेशन हुआ? ऑब्वियसली बहुत सी इंटरनल चीजें भी हैं अभी जो आहिस्ता आहिस्ता शायद निकलेंगी, शायद ना भी निकले, हम उस चीज का इंतजार ही करते रहेंगे। अब ये आपको क्या लगता है कि क्यों बुलाया गया है, क्या वहां पर बात होगी? और साथ तो ये भी गुजारिश सुना है कि है फील्ड मार्शल साहब भी जाएंगे साथ। जी जी जी, गुजारिश पता है क्या है मैम, बात यह है कि इस वक्त वी आर वेरी कंसर्न्ड विद द सिचुएशन टेकिंग अप इन द ऑल ओवर द वर्ल्ड कि पूरी दुनिया वाकई इस वक्त पाकिस्तान की तरफ देख रही है और सऊदी अरेबिया तो डायरेक्टली कंसर्न्ड है। क्यों कंसर्न्ड है? कि आगे और भी हालात आ सकते हैं। जिस तरह से अमेरिका ने गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार किया है, जिसको भी सबोटाइज करने की कोशिश की है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, मुझे ये पता चला है कि उन्होंने मेरा ख्याल दोबारा मिस्टर ट्रंप से राब्ता किया, सदर ट्रंप से, कि उन्हें कहा गया है कि इस किस्म का एग्रेशन अभी इख्तियार ना करें। अभी मामला सिर्फ देखें, मामला जहां पे 20-16 नकात थे वहां पे सिर्फ एक बोन ऑफ कंटेंशन बना ना जी, बाकी पे तो सारी पे राजीनामा हो चुका था। इसमें मैं एक छोटी सी और बात कहूंगा कि देखें, उन्होंने जेडी वैंस साहब आए थे 48 आवर्स के लिए। अब वो 21 आवर्स में पता नहीं क्या वजह हुई, जिनको सारी उम्र आदत नहीं थी ना सुनने की, उनको ना सुननी पड़ी, तो उन्होंने ग्राउंड को खाली छोड़ा और भाग गए। मैं तो यही कहूंगा भाग गए, हालांकि ये नहीं करना चाहिए। उस चीज को कंटिन्यू करने के लिए डेफिनेटली सऊदी अरेबिया का भी एक स्टेक है, वो एक स्टेक होल्डर है। उसके साथ हमारे कुछ और मुआहिदात भी हैं जो दिफाई मुआहिदात हैं, जिसमें बिजनेस मुआहिदात हैं, जिनको सेव करने के लिए उन्होंने समझा है कि वाकईतन पाकिस्तान एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, तो उस चीज की कंटिन्यूटी के लिए मेरा ख्याल है कि उन्होंने इसी मुशावरत के लिए फील्ड मार्शल साहब को, जो कि ट्रंप साहब दूर से देखते हैं तो सलूटें वो करना शुरू हो जाते हैं कि जनाब ये इंतहाई पसंदीदा पर्सनैलिटी है उनकी, जो उन्होंने किया, जिस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वार को हेड किया और एक कितनी बड़ी इकोनॉमी को उन्होंने डाउनफॉल की तरफ ले गए। तो इसलिए मैं समझता हूं कि सऊदी अरेबिया भी जो इस जिम्मेदारान को बुला रहे हैं कि ये लोग जो हैं बतौर सालिस अच्छा काम कर सकते हैं, तो उन्होंने इस हवाले से उनको दावत दी है कि आए, इसको फिर एक दफा कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि डायलॉग खत्म तो नहीं ना हुआ है जी, इसमें कभी ये चीज नहीं आई है कि वो एंड हो। मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात जरूर कहना चाहूंगा। देखें, मैं ये नहीं कहता कि ईरान जो है वो ये बात करे, लेकिन हमें सुलह हुदैबिया भी याद है कि आहिस्ता आहिस्ता हम किस तरफ चले। लेकिन बात यह है कि इस वक्त इस ऐसे, मैं कहता हूं, रवैये की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से कन्फ्रंट किया है ईरान ने, कमाल कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का सर फखर से बुलंद हुआ, और उसके साथ साथ वो लोग जो हैं, दूसरे ममालिक जो हैं, उन्होंने इस अमल को, चूंकि पहले जो चल रहा था फलस्तीन के साथ जुल्म चल रहा था, बरपा था, उधर से लेबनान जो है वो उसका कोई ऐसा सिचुएशन नहीं थी, उसको भी उन्होंने साथ एनरोल किया। तो इस वजह से ये चीज पाकिस्तान के हक में बहुत बेहतर है, मुस्लिम उम्मा के हक में बहुत बेहतर है। तो जिस तरह से इन्होंने सऊदी अरेबिया ने भी, बाकी ममालिक ने भी शहबाज शरीफ को और जो है फील्ड मार्शल साहब को इस मुस्लिम उम्मा का अपना लीडर समझा है, तो इसीलिए उन्होंने बुलाया कि किसी तरह इस मामले को दोबारा टेकअप किया जा सके। जी ठीक हो गया। जी सुहेब गिल साहब आप क्या कहेंगे इस बारे में? शहबाज शरीफ साहब को बुला लिया गया, अभी हमें ऐसा लगा था जैसे मुज़ाकरात में बहुत सारी चीज़ें अंदर ऐसी हिडन है जो शायद अभी बाहर नहीं आई, और मे बी हो भी कोई ऐसी बात
जिस तरह इन्होंने भी खदशा जाहिर किया कि कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर हुई होगी जिसकी वजह से वो एक तो पहले वक्त से पहले चले गए, क्योंकि ये लोग कमिटेड लोग होते हैं, ये अपने टाइम टेबल हर चीज़ के बड़े पाबंद होते हैं। और दूसरी ये बात है कि यहाँ से एकदम से बुलाना उनको, शहबाज शरीफ का फ़ौरन से जाना वहाँ पर, ये कुछ अलार्मिंग हमारे लिए तो चलो शायद हो या ना हो, मगर मेरे ख्याल से ईरान के लिए भी कुछ जो है ना वो चीज़ें गलत होने जा रही हैं। क्या कहेंगे आप इस बारे में? मैं सुहेल भाई से इजाजत लेना चाहूंगा सिर्फ एक सेकंड की। जी, जी। मेरी जो समझ है ना, वो लड़ाई है युआन और डॉलर की, बस इससे आगे मैं बोल नहीं सकता। असल में लड़ाई है आप युआन और बोले डॉलर भी की। ना, क्योंकि फिर बाद में आपको अपने ट्वीट्स जो है ना डिलीट करनी पड़ती है। नहीं, डिलीट नहीं हुए। नहीं, देखें, इस पे ऐसा ना delete करें, क्यों नहीं हुए? डिलीट नहीं हुए। देखें, आप इंटरनेशनल पॉलिसी को, इन जो ये एप्स हैं, इनकी पॉलिसी को जानती हैं, बहुत बेहतर पता है आपको कि अगर गाली भी लिखते हैं ना, या कत्ल का लिखते हैं, या मैं आई विल किल यू लिखते हैं, तो वो उनके एसओपीज हैं उन वेबसाइट्स के, कि वो उसको डिलीट करते हैं और बल्कि उस मेंबर को ही खत्म कर देते हैं। यहाँ पे भी यही हुआ है। अच्छा, सबसे उन्होंने गलत ख्वाजा बात आसिफ है ने ना, clear cut तहरीक आपसे इंसाफ कहा। वाले ट्वीट करते हैं और उनकी कोई नहीं डिलीट होती, उन्होंने ऑब्जेक्ट में रहती है। मेरे भाई इस वक्त मेरे साथ हैं, मैं नहीं इनको ऐसी कोई बात कहना चाहता, क्योंकि इनका कसूर कोई नहीं है। आपकी इस बात से मैं इनको अपनी वो बात का शिकार नहीं नहीं नहीं, मेरा बनाऊंगा। तो आपसे सवाल है कि आप लोग ऐसी बातें करते हैं क्यों हैं जो बाद में फिर डिलीट करनी पड़ती है? नहीं, हम नहीं करते ना। अच्छा। वो उन्होंने किया डिलीट, वेबसाइट ने। अच्छा, वेबसाइट जो ट्विटर्स वालों ने उसको डिलीट किया है, इन्होंने ठीक। नहीं किया है। ख्वाजा आसिफ साहब ने नहीं किया जी। जी जी, सुहेल साहब क्या लेकिन सना इसमें यह है कि सऊदी अरेबिया जो है एक अहम फरीक है इस पूरी जंग के अंदर, और क्योंकि पाकिस्तान और सऊदीया एक डिफेंस पैक्ट में है और दोनों बाउंड हैं कि एक की सॉवरेनिटी को अगर वायलेट किया जाता है तो दैट वुड बी कंसिडर्ड द वायलेशन अगेंस्ट अदर कंट्री, एंड वी आर बाउंड टू बी पार्ट ऑफ देयर डिफेंस। तो उसी तनाजुर में देखें, अब इस पैक्ट के होते हुए और जिस तरह पाकिस्तान ने मीडिएशन को इनिशिएट कराने में अपना रोल प्ले किया है, तो इसमें कभी इम्कान है कि कोई ऐसा खुदा ना खास्ता सऊदी अरेबिया में कोई ऐसा फॉल्स फ्लैग इसराइल की तरफ से या किसी ऐसी ताकत की तरफ से ना कर दिया जाए जिसकी वजह से पाकिस्तान को उस जंग में कूदना पड़े। हमारा मौक़िफ़ ये है, और इमरान खान साहब का मौक़िफ़ हमेशा से ये रहा है कि हम किसी भी दूसरे मुल्क की जंग में अपने आप को हिस्सा मत बनाएं। और ये अच्छी बात है कि अभी तक हम इस जंग से अपने आप को रिफ्रेन कर रहे हैं, दो वी आर इन अ डिफेंस पैक्ट विद सऊदी अरेबिया। इसी वजह से मेरा ख्याल है इसी तनाजुर में ये एक क्रिटिकल सिचुएशन है, और अच्छी बात है कि सऊदी अरेबिया की जो लीडरशिप है और पाकिस्तान की लीडरशिप है वो ऑन बोर्ड हो, वो राब्ते में हो, एक एक चीज़ को, एक एक लम्हे को वो अपना डिस्कशन में रखें और ऐसी किसी भी सिचुएशन को अवॉइड करें। मेरा यही ख्याल है कि इस वक्त सबसे बड़े स्पॉइलर इंडिया और इसराइल हो सकते हैं, और वो स्पॉइल एक फॉल्स फ्लैग की सूरत में कर सकते हैं सऊदी अरेबिया में कोई ऐसा इवेंट करने के लिए। दूसरी बात, मेरे बड़े हैं, मेरे से सीनियर हैं, इस मुल्क में ऐसे लगता है कि जैसे हुकूमत को ये लगता है कि पूरी हर चीज़ की ज़िम्मेदार जो है वो पीटीआई है, जो भी इस मुल्क में गलत हो रहा है वो पीटीआई कर रही है। मैं इस शो में इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं कहना चाहूँगा, ठीक है, आप इंटरनेशनल मीडिएशंस करें, इंटरनेशनल हालात में अपना रोल प्ले करें, ये भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन खुदारा अपने मुल्क का भी ध्यान करें। हमारे मुल्क में क्या इस टाइम चल रहा है वो देखें। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो कोलैप्स होने जा रही है, बल्कि तकरीबन हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात, मैं एक ज़िम्मेदार घर से आऊँ, गाँव के हम रहने वाले हैं, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो कोलैप्स हो रहा है इस टाइम। आपकी अभी गंदम पूरी तरह से मार्केट में आई नहीं है, और आज मैंने अभी आपके प्रोग्राम में आने से पहले रेट चेक किया, 2800 से 3000 के बीच में गंदम बिक रही है, जिसकी कॉस्ट ही पर मन जो है वो 3400 से 3500 रुपया ज़िम्मेदार को पड़ती है। आज का आपका डीएपी का रेट जो है 14,700 रुपये की, तकरीबन 15,000 रुपये की आपकी डीएपी है, 4400 रुपये की आपकी यूरिया पहुंच चुकी है। ऊपर से डीजल का जो रेट है 135 रुपये वो कम हुआ है। इस हार्वेस्टिंग सीजन के अंदर डीजल 335 रुपये होना है, ये जिम्मेदार की कमर तोड़ देगा। जिम्मेदार ऑलरेडी
ये तीसरी फसल है जिसमें उसको नुकसान होने जा रहा है। पिछले साल वीट का आपका रेट जो है वो 1800 से 2000 2200 तक आपकी गंदम बिकी है। आपकी चावल की फसल आई है वो एक नेचुरल हैजर्ड आ गया, वो सैलाब के अंदर जिम्मेदार का वो नुकसान हो गया। उसके बावजूद भी चावल का या मुंजी का अच्छा रेट नहीं जिम्मेदार को दिया गया जो बच भी गई थी। अब जो है अब फिर गंदम आ रही है और ये कई हमारे पंजाब के एरियाज में ज़ालाबारी की वजह से, बारिशों की वजह से गंदम ऑलरेडी बड़ी तबाह हो चुकी है। और उसके बावजूद भी अगर इस साल भी जिम्मेदार को गंदम का रेट नहीं अच्छा मिलता तो जिम्मेदार मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, कोई ठेके पे ज़मीनें नहीं लेगा, कोई अगली फसल लगा नहीं सकेगा। आपका मुल्क इस टाइम एक बहुत बड़ी फूड शॉर्टेज की तरफ जा रहा है। आपको फूड सिक्योरिटी आपकी ख़तरे में आ चुकी है। तो खुदारा ज़रूर मीडिएशन करें, ज़रूर दुनिया के मामलात आप हल करें। हमें फ़ख्र होगा कि पाकिस्तान का आलमे दुनिया में नाम हो, वो लीडर हो पूरी दुनिया का। लेकिन हम लीडर तब भी बनेंगे जब हम अपने हाउस को इन ऑर्डर करेंगे और खुदारा ऑपोजिशन को इस मुल्क में सांस लेने का हक दें, इस मुल्क में पॉलिटिकल एक्टिविटी को होने दें। आपने अगर अमेरिका और ईरान को आमने सामने बिठा दिया है तो खुदारा एक भाई को अपनी बहन के साथ भी बैठने दें, एक मरीज को उसके डॉक्टर से भी मिलने दें। सेनेटर एजाज चौधरी क्रिटिकल हालत में है, उनको भी हॉस्पिटल में इलाज करवाने की इजाज़त दें। इससे आपकी नेक नामी होगी, आपकी तारीफ होगी, लोग आपको अच्छा कहेंगे। आप अपने लोगों को ऑन बोर्ड करें, अपने लोग अवाम को अपने साथ लगाएं। अवाम बहुत खुश हैं कि आपने बड़ा नाम किया, आपने मीडिएशन में कराई है और जो लोगों के हालात ज़िंदगी है उसको थोड़ा बेहतर करें ताकि लोग मज़ीद खुश हो के इन चीज़ों को सेलिब्रेट कर सकें कि पाकिस्तान के जो है वो आलमी दुनिया में उसका बड़ा मकाम है। तो ये मेरी एक लाइन में जवाब देना चाहता हूँ अपने भाई को। ये बड़े दुरुस्त बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बातें असल में करने वाली हैं असम्बली में, ठीक है, असम्बली में आए, इनकी रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे बहुत बड़ी मौजूद है। दूसरी मौसमी हालात की वजह से वाकई गंदम का मैं खुद भी जिम्मेदार असली लीडर वो होता है जो जहाँ बैठे ना, जहाँ बैठे मैं उसका जवाब देता हूँ, अवाम की बात जरूर करे, चाहे जो मर्जी हो जाए। एक छोटी सी मैं आपको अर्ज करना चाहूँगा, स्पीकर साहब ने, वज़ीर आज़म ने बजाते खुद और कई कॉर्नर्स ने क्या इनको इनके अपोजिशन लीडर को इनवाइट नहीं किया आए बैठे और इस पर डायलॉग करें? अगर कहते हैं तो मैं आपको वहाँ यहाँ पे आपको उनके बयानात, उनकी स्टेटमेंट्स, उनकी ऑफर्स निकाल के दे देता हूँ, अभी सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। कोई एक हो तो मुझे मैं कहूँ, जब आप यही कहें कि आप वो उसे कई अकाउंट्स कमेटी की जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग में जो आपका राइट है होल्ड करना, होस्ट करना, वही नहीं करते हैं आपको जो ऑथराइजेशन मिली है आप उसको नहीं लेके टेक अप करते हैं। सर मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे प्रोग्राम में बहुत से पीटीआई लोगों को हम राब्ता करते हैं, वो डर के मारे आते नहीं है। नहीं मेरे भाई ने इतनी अच्छी बात है, तो किसी ने इनको रोका है? नहीं ऐसा ना करें। रोकते क्या नहीं है, प्रोग्राम से यहाँ थोड़ी रोकेंगे, 9 मई वाले इधर से बाहर निकलेंगे तो रोक लेंगे। 9 मई वाले ना हो तो वो डेफिनेटली नहीं टोकेगा कोई, बिल्कुल ऐसे। लेकिन असल में मसला 9 मई वाला है ना, उसमें कई आगे उनको लेके भी चलते हैं, 9 मई को भी आगे भी लेके चलते हैं, तो अब उनको तो फिर डेफिनेटली उन्होंने रोकना है जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं। अब मेरे भाई इंतहाई शरीफ आदमी है, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं, मैं एडमिट करता हूं जो ये बातें कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें साथ ये भी है कि इनका उसमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं होगी ना। देखें गुमन साहब, इसमें सॉरी मैं दूसरे असल में हम बिल्कुल बैठने को तैयार हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं, इस मुल्क के हैं, हम उनकी औलादें हैं जिन्होंने इस मुल्क को बनाया था। हमारे से बड़ा मुहिब वतन कोई नहीं हो सकता, ना हमें किसी के सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत है उसके लिए। हमारे दिल को पता है कि हम मुहिब वतन हैं और हम भी किसी को गद्दार नहीं समझते, हम सबको मुहिब वतन समझते हैं। पॉलिटिकल इख्तलाफ में इतना ज़रूर समझते हैं कि कोई सही डिलीवर नहीं कर रहा होगा या कोई अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रहा होगा या कोई करप्ट होगा, इस हद तक हमारी पॉलिटिकल जो हैं वो डिफरेंसेस होंगे, लेकिन हम हुब्बुल वतनी पे किसी की कोई शक नहीं करते। इसलिए आपने भी अच्छी बात की है, मैं भी आपको यकीन दिलाता हूँ हम बिल्कुल बैठने के लिए तैयार हैं, हर चीज़ पे बैठने के लिए तैयार हैं। इस मुल्क की जिस चीज़ से भी बेहतरी होती है हम उसके लिए बैठने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन जो हालात, जो
जो सफोकेशन पैदा कर दी गई है, ये हुकूमत वक्त का काम होता है कि कुछ CBMs करे, कुछ हालात को नरम करे, कोई फ़िज़ा ऐसी बनाए जिसमें बैठना हर किसी के लिए आसानी हो। देखें आप आज जिस तरह अमेरिका जो है डंडे के ज़ोर पे ईरान को कहता है कि मेरी ये शर्तें और ये मानो, नहीं तो कोई डील नहीं होगी, उसी तरह डंडे के जोर पे किसी को ना बिठाएं, जबरदस्ती मैंने 15 किलो के हेरोइन की FIR तो नहीं करवा दी राना सनाउल्लाह पे। सर गलत है, ये बात ऐसा ना करें, मैंने कोई वाटर मैनेजमेंट केस पे बुला के तो उनको वो आशियाना हुसैन ने तो नहीं अरेस्ट कर लिया सर, वो मैंने तो घड़ी चोरी पे अरेस्ट किया इन्होंने, ठीक है। तो सर मैंने तो अपनी कहानी घर घर में आगे अपनी कहानी घर घर में अरेस्ट हुए हैं, मैंने तो नहीं किया ना। अभी मेरे बहुत सारे एनफोर्समेंट एजेंसीज का इशू है, उन्होंने किया है, बिल्कुल। अब ठीक है ना, हम इन मामला से बाहर निकल के जी खान साहब आप ये बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ को सऊदी अरब ने बुला लिया है जी, और बड़े शॉर्ट नोटिस पे बुलाया है, क्या मामलात हो सकते हैं, क्या आपको क्या लगता है इतने अचानक बुलाना और उनको फिर खास तौर पे अभी इतनी गहमा गहमी से निकलते साथ ही उनके पास चले जाना? और दूसरी बात, एक सवाल मेरा आपसे भी है कि इस पूरे जो भी हुआ सिनेरियो, इस्लामाबाद में जितनी भी मीटिंग शीटिंग्स हुई, आप लोग मंजरनामा से गायब थे, कहाँ थे आप लोग? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूँकि कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, हुकूमत का हिस्सा ज़रूर है, कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, तो जो हुकूमती वफद था उसमें डार साहब थे, उसके बाद जो फील्ड मार्शल साहब उसका हिस्सा थे, उसके बाद आपके प्राइम मिनिस्टर और जो हुकूमती डेलीगेशन था। चूँकि देखें ये कुछ चीज़ें होती हैं जो डिप्लोमेटिक होती हैं, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं जिस तरह से आपको बात की है कि वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, तो वो फिर डेलीगेशन जिस तरह से वज़ीर आज़म ने उसको तश्कील दी है, वो यकीनन तमाम जो इत्तेहादी जमातें उनको एतमाद में लेके ही वो डेलीगेशन तश्कील दिया गया, और उसमें हमारी मुसल्लह फ़ौज के जो सरबराह थे वो भी शामिल हैं। और बल्कि मैं एक आपको बात बताता चलूँ, आज की जो उनकी एक तस्वीर जो ब्रेक हुई है फील्ड मार्शल साहब की, उसकी वो बड़े पॉजिटिव कमेंट्स उस पर आ रहे हैं कि उनका जो कॉन्फिडेंस था जब ये DG वैंस को उन्होंने अलविदा किया कि वो पाकिस्तान के लिए एक वो उम्मीद की किरण उन्होंने फिर से दिलाई है कि इस तमाम बेनतीजा मुज़ाकरात के होने के बावजूद हम होपफुल हैं कि जो अब जिस तरह से सऊदीया की तरफ से मैसेज आया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, और विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, तो वो भी एक गुड गेस्चर है कि और हमने उसमें पाकिस्तान ने उसमें अगर पॉजिटिव किरदार अदा किया है तो विद इन आवर्स हमें वहाँ पे भी बुलाया गया है, जहाँ पे एक दोबारा से ये उम्मीद पैदा हुई है कि जो ये जंग बंदी की कोशिश जिस तरह से पाकिस्तान ने की है, सऊदीया भी पाकिस्तान का साथ देते हुए इस मुस्बित कदम को आगे बढ़ाएगा। और जहाँ तक बात है जंग बंदी के नताइज की, तो ट्रंप का मैंने जिस तरह पहले जिक्र किया वो उस बात को, इफ़ आई एम नॉट विक्टिम ऑफ रेपिटेशन, तो ट्रंप का गैर संजीदा रवैया ही ये तमाम के तमाम मामले को यहाँ तक लेके आया है। अगर ट्रंप जो है, ट्रंप को खुद इस मज़ाकरात का हिस्सा बनाया जाए और उनको सामने बिठा के इंटरनेशनल मीडिया को दिखाया जाए कि आप चाहते क्या हैं। देखिए जिस तरह से घुमन साहब ने बात की, आई एग्री के 15 नुकात पे जब दोनों डेलीगेशंस एग्री कर रहे हैं और 48 घंटों के जो मज़ाकरात हैं वो 21 घंटे में ख़त्म किए जा रहे हैं, तो उसके पीछे कहानी क्या है हमें वो भी जाननी चाहिए। वो नेतन्याहू की कॉल थी और वो ब्रेक हुई बार बार इंटरनेशनल मीडिया पे कि जब नेतन्याहू ने ट्रंप से रब्ता किया तो DG वैंस साहब ने यहाँ से वापसी का इरादा किया है, और मज़ाकरात जो थे वो विदाउट एनी रिजल्ट जो है उनको ख़त्म कर दिया गया है। तो इंटरनेशनल जो मीडिया, इंटरनेशनल जो नेशंस हैं वो एक अहम इशू पे नज़रें जमा के बैठी हैं, और आप गैर जिम्मेदाराना तरीके से उस मज़ाकरात को बगैर किसी रिजल्ट के करते हुए वापस जा रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों में मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका गैर संजीदा है कि वो दुनिया को एक दफ़ा से फिर खूनी खेल के उसमें धकेलना चाह रहा है। अच्छा, अमेरिका कैसे गैर संजीदा हो सकता है? क्योंकि उनकी अपनी जो कौम है वो उनके अगेंस्ट जा रही है, ये देखिए नेटो उनके अगेंस्ट जा रहा है, पूरी दुनिया ट्रंप पे इस वक्त उसका तमस्खर बन रहा है अपनी चीजों पे। मुझे नहीं समझ आता कि इन तमाम चीजों में जी उस पे कि जो गैर संजीदगी की जो बात जिस तरह से आपने मेरे से सवाल ये किया है कि आपको याद होगा कि 2-3 दिन पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट जो हैं ट्रंप साहब, इन्होंने ही एक स्टेटमेंट दी कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट एक्स अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं जो सबका द्वार उनके जो हुकूमतों के गुजरे हैं, जो काम वो नहीं कर सके, जो काम मैं वो कर रहा हूँ, मैं अमेरिकन प्रेसिडेंट्स की गलतियों को दूर कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि जो खूनी खेल वो नहीं खेले, और उन्होंने कोशिश की कि अमेरिका जो है वो इस तरफ ना जाए जिस तरफ ट्रंप इनको लेके गया। वो तो दुनिया तो देखिए ईरान के बारे में वो बात करे या पाकिस्तान के बारे में बात करे या अफगानिस्तान के बारे में बात करे, वो एक अलग चीज़ है। वो तो अपनी ही एक्स गवर्नमेंट्स के खिलाफ जो है उन्होंने ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं जो कि इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और गैर संजीदा स्टेटमेंट्स हैं।
अच्छा, एक ये रवैया भी थोड़ा समझ नहीं आया कि जब यहाँ पे उनकी क़यादत मौजूद थी, पीछे से ट्वीट्स भी अजीबो-गरीब से कर रहे थे। जी। मतलब इस सब का भी सिनेरियो समझ नहीं आया, क्या मिलाना चाह रहे थे, क्या करना चाह रहे थे? आप देखें कि अभी जैसे सऊदीया ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को वहाँ पे दावत दी आने की, इसका मतलब यही है कि अभी ये कोशिश जारी है अमन की। उसके बावजूद अमेरिकन प्रेसिडेंट की आज दोपहर 3 बजे तक मैं ये देख रहा था कि उनकी जो स्टेटमेंट्स थी कि हमने नाकाबंदी कर दी है, हम ये भी कर देंगे ईरान के साथ, ये भी। एक तरफ हम मुज़ाकरात की बात करते हैं अमेरिका, और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि हमने उनकी जो नेवी है उसको भी डुबो दिया है, हमने उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया है, उनकी लीडरशिप को शहीद कर दिया है, हमने उनके जो वो अपना मीडिया पे बात लाना चाहते हैं कि हमने अपने जो अपोनेंट है उसको दबा दिया है। तो जब मुज़ाकरात की बात होती है तो वो बराबरी की सतह पे बैठ के होती है, और ईरानी कौम जो है, मैं समझता हूँ कि इस तरह की तौहीन कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी, और उन्होंने बहुत एक जिस तरह से जवाब दिया है तो वो मुज़ाकरात भी बराबरी की बुनियाद पे करेंगे, जो उनका एक तारीख उनकी जो है। बिल्कुल। जी, नसरीन साहिबा, आप क्या कहेंगी? अचानक शहबाज शरीफ साहब को कॉल आई है, 48 आवर्स में उन्होंने सऊदीया पहुंचना है। ये अचानक कॉल इतने लोगों को बुला के पाकिस्तान यहाँ पर इस्लामाबाद में इकट्ठा करने के बाद सबको, पूरी दुनिया जब हमारी तरफ देख रही है, तो अचानक से ये सब जब ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद सऊदीया कॉल कर लेता है कि हमारी बात सुनी जाए, हमें देखा जाए, या जो भी। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? देखिए, रीज़न तो बहुत सारी हैं। अगर उनका जो सऊदी अरब जाना, उसमें कोई हैरानगी वाली बात नहीं है। इसमें यह है कि पाकिस्तान का सऊदीया के साथ इस वॉर के सारे सिनेरियो से पहले ही एक डिफेंस पैक्ट है। तो जिसके हवाले से पाकिस्तान जो है वो सऊदीया को जो है डिफेंड करने का पाबंद है, कोई भी अगर जो सिचुएशन बनी हुई है रीजन में। दूसरी बात ये कि अभी जैसे ट्रंप साहब तो नहीं मैं कहूँगी, जो उनका शुरू से हम उन्हें देखेंगे वेरी हिपोक्राइट पर्सन, उनकी हर बात जो है वो कंट्राडिक्टरी। आप देखें, वो जब इलेक्शन जीते ना, तो वो सिर्फ इस बेस पे जीते थे कि मुझे अगर प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है तो मैं पूरी वर्ल्ड में जो वॉर्स हैं उनको मैं ख़त्म करूँगा। लेकिन और वो हुआ क्या कि जब वो इक़्तिदार में आए हैं तो आप देखें कि उन्होंने जंगें जो हैं वो मुसल्लत की हैं, नाम नहाद उन्होंने कुछ, वो कहते हैं मैंने ये भी जंग बंद किया है, ये इंडिया की जो है वो भी वो विक्ट्री अपने सर, चले ठीक है। तो लेकिन आप ये देखें, आप ये इसराइल की जो जंग है गज़ा के ऊपर, फ़लस्तीन के ऊपर, वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। एक तरफ वो बात करते हैं कि ईरान को जो है उसके जो एटॉमिक न्यूक्लियर उसकी जो कैपेसिटी कैपेबिलिटीज़ हैं उसको ख़त्म किया जाए, ठीक है। तो फिर आप भी इस तरह की जो बातें हैं वो ना करें। एक तरफ आप कहते हैं जो ईरान के हैं, जो इनका जो मेन इशू जो चंद जो थे जिसकी वजह से ये जो इनकी नेगोशिएशन थी, हम मतलब फ़िलहाल जो नज़र आ रही हैं अपेरेंटली कि वो रुक गई हैं। नाकाम तो नहीं कह सकते हम, क्योंकि पूरी वर्ल्ड के पास इस टाइम कोई भी कंट्रीज़ हैं, ये पूरे वर्ल्ड के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप नेगोशिएशन के थ्रू ही इस सारी जो सिचुएशन है इसको रिज़ॉल्व करें। जी, आप लोगों का बहुत शुक्रिया मैडम आपका। हम बात करते हैं कोलोफिल के तेज़ाद की, तो यहाँ ये बात बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ हम चाहते हैं कि हम मुफाहमत की तरफ जाएं और अपने लोगों को पूरे डेलीगेशन बनाकर किसी और कंट्री में भेज रहे हैं और रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को, वहाँ हम ऐसे ऐसे ट्वीट्स कर रहे हैं कि जिसके बाद जो दूसरा हमारा मुखालिफ है वो सोचने पर मजबूर हो जाए कि हमें यहाँ पर बुलाया क्यों गया था। इसके साथ ही मुझे सना को दे इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।